नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सलमान खान एकमात्र टारगेट नहीं है लॉरेंस बिश्नोई का। सलमान इज नॉट द ओनली वन टारगेट। बॉलीवुड के दो बड़े स्टार भी निशाने पर हैं लॉरेंस गैंग की बंदूक पर। और सबसे हैरत की बात यह है, सबसे बड़ी जो हैरत हो रही है वो ये है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में जिस तरह से रेड अलर्ट है, इस रेड अलर्ट के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को आज ताजा धमकी दी, फ्रेश थ्रेट दिया। और इस फ्रेश थ्रेट से पूरे बॉलीवुड में, समूचे बॉलीवुड में, मुंबई में हड़कंप है, दहशत है। से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चल रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं, अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उसके दो शूटर पिछले 48 घंटे में पकड़े गए। और यूपी में जो शूटर पकड़ा गया है उसने सजेस्ट किया, उसने कहा है कि बेहतर होगा सलमान खान माफ़ी मांग लें, यानी कंप्रोमाइज का और कोई रास्ता नहीं है। वही बात दोहराई जो लॉरेंस बिश्नोई साल भर से कह रहा है, माफी तो मांगनी पड़ेगी वरना। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। और दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जिस मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, देश की आर्थिक राजधानी के अंडरवर्ल्ड पर जहां दाऊद इब्राहिम का दशकों तक राज रहा या फिर छोटा राजन ने टेक ओवर किया, आज वहां पर धमक जो है खरबों रुपए के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य पर, वो लॉरेंस बिश्नोई की है। और इसीलिए इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर, शिवसेना ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी के मुख्यमंत्री, चाहे वो मोहन यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, अगर ये एनकाउंटर करा रहे हैं, ये सारे गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मार दे रहे हैं, तो लॉरेंस गिरोह पर पुलिस की बंदूक क्यों नहीं चल रही, वहां एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है महाराष्ट्र के, तो दिखाइए हिम्मत। फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। अब संजय राउत का कहना है कि देश में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड हावी होता चला जा रहा है। और आज के दौर में, आज की तारीख में जो अंडरवर्ल्ड है, ये मुंबई से नहीं, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। इसका रिमोट गुजरात में है, लॉरेंस बिश्नोई के पास है। और इसके पीछे एक बड़ी ताकतवर लॉबी है जो इस गैंग को चला रही है। ये मेरा नहीं कहना है, ये संजय राउत, सांसद और आप कह सकते हैं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बाद एक बड़े नेता, उनका कहना है, इंडिया अलायंस के नेता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो खेल है वो अहमदाबाद से हो रहा है, गुजरात से हो रहा है। सवाल इस बात का है कि गुजरात में वो कौन सी ताकतवर लॉबी है जो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे खड़ी है? वो कौन सी ताकत है जिसने लॉरेंस को जेल के भीतर फोन दे दिया है, जहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, जहां से वो 700 से ज्यादा शूटर का साम्राज्य संभाल रहा है? वो कौन लोग हैं? हु आर द पीपल बिहाइंड लॉरेंस बिश्नोई? और क्या वजह है, वो कौन से कारण है कि चंद बरसों में, 4-5 बरसों में उस लॉबी ने लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम से बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया है? Who are the people behind? दोस्तों, आज क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है और बहुत ही, मैं कहूँगा, एक खबर बड़ी है, तो आज के जो मेहमान हैं वो भी कोई मामूली शख्स नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे खोजी पत्रकार को लेके आ रहा हूँ जिन्होंने पिछले 10 बरसों में पंजाब के अपराध को, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की एक्टिविटीज़ को, पिछले 7-8 साल में ना सिर्फ पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, बल्कि कनाडा तक ये कनाडा तक गए। रितेश लखी, जाने माने एस रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये कनाडा तक गए। कनाडा में जाके इन्होंने पड़ताल की है, पंजाब में पड़ताल की, और मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। और हिंदुस्तान में अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कोई भीतर तक समझता है तो वो रितेश लखी है।
और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा रितेश जी के बारे में, रितेश भाई के बारे में, कि जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई पंजाब में, तो कुछ ही देर बाद जो फ़ोन आया गोल्डी बरार का, लॉरेंस बिश्नोई का जो साथी जो कनाडा से ऑपरेट करता है, वो रितेश लखी के फ़ोन पर आया। रितेश लखी ने खबर ब्रेक करी, किन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। तो आज रितेश लखी हमारे साथ होंगे, कई बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। बहुत से जो सवाल मेरे जहन में थे, आपके जहन में होंगे कि भाई ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये AK सीरीज राइफल, ये जिगाना जैसी पिस्तौलें 8-8 लाख 7-7 लाख की, ये पिस्तौलें कहाँ से आ रही हैं, रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं। और 6-7 साल में इस 31-32 साल के लड़के ने 700 से ज़्यादा शूटर हिंदुस्तान में कैसे स्थापित कर दिए। उत्तर प्रदेश में शूटर है, हरियाणा में शूटर हैं, दिल्ली में शूटर हैं, पंजाब में शूटर हैं, महाराष्ट्र में शूटर हैं, राजस्थान में शूटर हैं। यू टेल द प्लेस, आप जगह बताइए, वहां पर शूटर है। कनाडा में शूटर है, अमेरिका में शूटर है, यूरोप में शूटर है, ऑस्ट्रेलिया में शूटर है। क्या है इसके पीछे, कौन सी ताकत है, और इस ताकत से कोई मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। तो रितेश लखी को मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत से खुलासे आपके सामने करेंगे। आज मैंने उमाकांत लखेड़ा से कहा आप भी आइए, क्योंकि आप ना सिर्फ अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, बल्कि आप देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ साथ। तो उमाकांत लखेड़ा भी हैं, डोभाल साहब के बारे में कुछ पूछूंगा, लेकिन खुलासे जो रितेश लखी के हैं बेजोड़ हैं, लाजवाब हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशंस की तह में आपको जाना है और क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान में। क्या अंडरवर्ल्ड फिर डी कंपनी की तरह हावी हो रहा है, और क्या अंडरवर्ल्ड आज का डी कंपनी से भी बड़ा है। पहला सवाल रितेश लखी साहब से। रितेश जी, ये बात सच है, अगर सच नहीं है तो आप इसको हमेशा इसका काउंटर कर सकते हैं। मेरे पास खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ और एकदम सनसनी फैल गई पूरे देश में, और जिस तरह के असलहे उसमें इस्तेमाल हुए थे, ऐसे असलहे दाऊद इब्राहिम ने भी इस्तेमाल नहीं किए। AK-92 राइफल, पिस्तौलें ऐसी जो भारत की अर्धसैनिक बलों ने नहीं देखी थी। और उसके बाद जब सनसनी मची, पूरे देश में हड़कंप मचा, पंजाब में तो मचा ही मचा, पहला कॉल गोल्डी बरार का आपके पास आया और उसने खबर ब्रेक करी कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। क्या ये बात सच है? इज इट राइट कि गोल्डी बरार ने आपको फोन किया था कनाडा से या कहीं से? जी जी बिल्कुल, गोल्डी बराड़ का कॉल आया था उस दिन। लगभग शाम 7:15 बजे का समय था। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जो हुआ तकरीबन 5-5:15 के आसपास हुआ था, और उस वक्त ये खबरें आ रही थी, टीवी चैनल्स पे ये चलना शुरू हो चुका था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने क्लेम नहीं की थी। तो उस वक्त मुझे मेरे व्हाट्सएप पे 2 मिस कॉल्स थे जो कि इंग्लैंड के नंबर से थे, और मैं उठा नहीं पाया। आई वाज विद माय वाइफ, सो हम कॉफी वगैरह ले रहे थे, सो आई मिस दोस कॉल्स एंड आई कॉल्ड बैक। सो इट वाज गोल्डी बराड़, क्योंकि उससे पहले भी 2 बार गोल्डी बराड़ ने मुझे फोन किया था, और 2 अलग-अलग संदर्भों में। ये तकरीबन 1-1.5 महीने की मैं बात बता रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले। तो गोल्डी बरार ने उस शाम सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के तुरंत बाद क्या राज खोला, क्या बताया आपसे? उसने तो यही बताया था कि ये मर्डर उन्होंने करवाया है, और उसके बाद मैंने फिर उससे पूछा कि कारण क्या थे। उसने वजहें बताई कि उनके भाइयों के मर्डर हुए, उनके कुछ करीबी साथियों के मर्डर हुए। सिद्धू मूसेवाला के एक मैनेजर थे जिनका नाम उभरा था उस पड़ताल में, जांच में। इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले जब मुझे उसका गोल्डी बराड़ का फोन आया था, तब उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर हैं, सॉरी उनके मैनेजर हैं जो शगुनप्रीत, उनका नाम आया है एक और मर्डर केस में, विक्की मिटूखेड़ा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों के बहुत करीबी थे। ये मर्डर अगस्त 2021 में हुआ था, और हम मई 2022 में बात कर रहे थे। 29 मई 2022 शाम 5 बजे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उस संदर्भ में फिर उसने कारण एक्सप्लेन किए। तकरीबन 9-10 मिनट मेरी उनसे बात हुई, और उसमें उसने सारी बातें बोली, जिसके बाद फिर मैंने उसपे अपने चैनल पे एक रिपोर्ट बनाया। मैंने कोट किया गोल्डी बराड़ को, और उससे तकरीबन 20 दिन बाद फिर व्हाट्सएप पे ही मैंने उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, बिकॉज लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि गोल्डी बराड़ ने किया है, नहीं किया है, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाइए, हम दिखाइए। सो इस गॉट द पॉइंट। मतलब गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का आप कह सकते हैं छोटा शकील कह लीजिए, दाहिना हाथ कह लीजिए, या ओवरसीज मैनेजर कह लीजिए, या आप कह सकते हैं किंग पिन कह लीजिए इस गैंग का। उसने फोन किया, रितेश लखी भाई को फोन किया। रितेश जी जो जी न्यूज और TV 18 में एक बड़े पत्रकार हैं पंजाब के, इनको फोन किया
और इनको बताया कि ये मर्डर क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन है, लॉरेंस बिश्नोई, ये सारी चीजें हुई। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर इतना भीतर तक आप इस गैंग को जानते हैं, सबसे पहले आपकी निगाह पड़ी, आपकी कलम चली, मुझे जो एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं सलमान खान पर तो आऊंगा ही, मैं उस पर भी पूछूंगा कि कितना सीरियस थ्रेट है, और सलमान खान के बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस सम अनदर खान, फिर कोई खान है या कोई दत्त है, इस पर मैं आऊंगा। और क्या बॉलीवुड पर कब्जा करना चाहता है, और इसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग क्या है, वो सब पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं जो मेरे गले के नीचे नहीं जा रही, एक पत्रकार के तौर पे, कि 93 बॉर्न, मैं उस वक्त पत्रकारिता में आ चुका था, मैं कलम से लिख रहा था, आई हैड ज्वाइंड दैनिक जागरण, आई वाज अ रिपोर्टर देयर। उस वक्त ये लड़का पैदा होता है, और पैदा होने के बाद 17 साल की उम्र में जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में ये गोली चला देता है, और 22 साल की उम्र में ये जेल चला जाता है 2015 में, और आज जब इसकी उम्र 31-32 साल है, तो ये हिंदुस्तान का नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक डॉन हो गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जेल में रहकर, रितेश भाई, जेल में रहकर, आप जेल में हैं, और जेल के बाद आपका जो खौफ है बढ़ता गया, और शूटर 700 से ज्यादा हो गए, असलहे ऐसे आ गए जो कभी दाऊद ने भी नहीं चलाए, छोटा शकील ने भी नहीं चलाए, छोटा राजन गैंग ने भी इस्तेमाल नहीं किए, मुख्तार अंसारी गैंग ने भी इस्तेमाल नहीं किए, ऐसे असलहे जो हिंदुस्तान में शायद ही किसी के पास हो। तो एक खौफ, और उसके ऊपर से जबरदस्त शूट आउट, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, ये सब कुछ हुआ कैसे जेल के अंदर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब तो मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई ही दे सकता है, क्योंकि जेल से, आप सही बोल रहे हैं कि जेल से देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि अंडरवर्ल्ड में जो भी सरगना ऑपरेट कर रहे हैं, और अकेला लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी ब्राड गैंग नहीं, बल्कि जब हम पंजाब और हरियाणा में बैठ के बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे तकरीबन 4 से 5 और गैंग्स एक्टिव हैं। मैं नॉर्थ इंडिया, एनसीआर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, राइट? जो बराबर लेवल पे काम कर रहे थे आज से कुछ साल पहले तक। मैं कहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ग्राफ बढ़ा, और जो और विरोधी गैंग थे, जिसमें दविंदर मबीहा गैंग आता था, कौशल चौधरी गैंग आता है, और कुछ गैंग्स हैं जो कि इनके राइवल गैंग्स हैं। उसमें कई ऐसे गैंग्स भी हैं जो कि थोड़ा खालिस्तानी टिंज के साथ चलते हैं। तो वो सभी गैंग्स लगातार कमजोर होते चले गए, और लॉरेंस बिश्नोई मजबूत होता चला गया। अब मैं सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं इस गैंग की गतिविधियों के, जो जिसे हम क्वांटम लीप बोलते हैं उसमें। एंड सर्टेनली इससे पहले ये गैंग लगभग 7-8 साल से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी में था। ठीक है, नई लोगों को पता लग रहा था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की इनरोड्स जो क्राइम में हुई वो राजस्थान की जेल से शुरू होता है। सो उसके पहले 4-5 साल अगर आप देखेंगे, फॉर अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज इनकैर्सरेशन वो राजस्थान की जेल में रहता है। वो जैतपुर, जोधपुर, सीकर, और अपने नाम लीजिए किसी भी जेल का, और लॉरेंस बिश्नोई वहां पे था। तो वहां से वो शुरू होता है, फिर धीरे धीरे राजस्थान, हरियाणा, इवन पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई का कोई बड़ा मजबूत आधार नहीं था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर तक। और उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन पंजाब में इसका टाई अप जग्गू भगवानपुरिया के साथ था, जिसके बाद में इसकी दुश्मनी हो गई। आपस में फिर जेल में मर्डर हुए, और वही जो शूटर थे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में को एक्यूज थे, वो एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है गोविंदपाल साहब जेल में। सो इस तरीके की रही। लेकिन तब तक पिछले जी, तकरीबन 6-7 सालों में पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई की निर्भरता जग्गू भगवानपुरिया पर काफी हद तक रही। तो लॉरेंस बिश्नोई ने अलाइनमेंट करके चला है। तो ये दिल्ली में कुछ और, जैसे काला जठेड़ी के साथ अलाइनमेंट किया, जी, यहाँ पे जग्गू भगवानपुरिया के साथ अलाइनमेंट किया। राजस्थान का जी। जो मेन गैंग था वो अनंतपाल का गैंग था, जिसको फाइनली लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी कमान काफी हद तक अपने हाथ में ले ली थी ओके, आनंदपाल के ओके। बाद। चलिए, सो मान लिया कि अगर 11-12 साल की उम्र में कोई बैरम खान अकबर को अकबर बना देता है, तो मैं 17 साल की उम्र में ये आदमी इतना बड़ा डॉन बन गया, ये लड़का अभी भी इतना छोटा है, मतलब लखेड़ा साहब और हम लोगों के तो बच्चे के ही बराबर है। एक छोटा सा लड़का जो आज हिंदुस्तान पे काबिज हो गया है, उसके पास मैं देख रहा हूं AK-92, AK-47 सुनी, AK-56 सुनी, AK-92 जैसी राइफल, और ऐसी ऐसी ग्लॉक जैसी पिस्टल, जिगाना जैसी पिस्टल, जो हमारी पुलिस के पास नहीं। ये सब हथियार कहां से आ रहे हैं? ये हथियार के अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इस पर तो आपने खबर जरूर करी होगी, आपने इन्वेस्टिगेशन भी किया होगा। ये हथियार कहां से मिल रहे हैं साहब?
जी, मेरी इन्वेस्टिगेशन अकेले लॉरेंस बिश्नोई पे नहीं बल्कि सभी गैंग्स पे है, क्योंकि ये सभी गैंग्स ऑलमोस्ट कॉमन जगह से हथियार लेते हैं। तो आप थोड़ा-सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, AK-92 कोई नहीं है। AK सीरीज़ के अलग-अलग असॉल्ट्स हैं, जिसमें जी AK-47, 74, 56 आते हैं। और सिद्धू जी। मूसेवाला को जिस वेपन से मारा गया था, वो AK सीरीज़ का वेपन था। उस वक़्त एक खबर चली थी कि AN-94 वेपन जो कि रशियन असॉल्ट है, जी वो इस्तेमाल किया गया। सो AN-94 की थ्योरी है, वो कहाँ से किसी को नहीं पता, लेकिन फाइनली इट वाज़ रिफ्यूटेड एंड इट वाज़ सेड कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जो था AK सीरीज़ के असॉल्ट से हुआ था। सो एक ही सीरीज चलिए। AK-47 प्रोक्योर मैं करना अपने भी को बहुत बड़ी मैं बात है। अपने देखिए, मैं मैं बताऊँगा अपने को मैं AK-47 अपने को को या AK सीरीज़ को प्रोक्योर करना भी किसी क्रिमिनल गैंग के लिए एक बहुत बड़ी बात है और उस तरीके के असॉल्ट वेपन्स का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों में सर्टेनली इट्स आउट ऑफ ब्लॉक। एक मिनट, मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूँ। AK-92 नहीं, रितेश भाई कह रहे हैं जिन्होंने उस पूरे मामले की जांच की कि ये AK सीरीज AK-47 AK-56 की एक न्यू मॉडल की राइफल थी, AK सीरीज राइफल। अब ये मैं जानना चाह रहा हूं कि ये असलहे कहां से आ रहे हैं। ये जो जखीरा है कि मैं उत्तर प्रदेश में मथुरा में किसी को पिस्टल पकड़ा दी, किसी को बनारस में पिस्टल पकड़ा दी, किसी को पुणे में पिस्टल पकड़ा दी, किसी को हरियाणा में पिस्टल पिस्टल दे दी। अरे हमने तो रेवड़ी बटते सुनी थी साहब, ये तो पिस्तौलें बट रही हैं और 5-5 जी, लाख 6-6 लाख की पिस्तौलें बट रही साहब रेवड़ी की जगह। और बड़ी ये सस्ती कहां से पड़ आ रहा रही है। है, माल कहां से आ रहा है साहब? मैं आपको बताऊँ, ये बहुत सस्ती भी पड़ रही हैं। आज पंजाब में पिछले 2 महीने में तकरीबन 35 ग्लॉक पकड़े गए हैं, जो कि दर्रा ग्लॉक मेड है, पिस्टल। पाकिस्तान मेड ग्लॉक्स। अब आप ये सोच के ओके। चलिए कि अगर 35 ग्लॉक पंजाब में पकड़े जाते हैं, किसी भी जगह में पकड़े जाते हैं, ये वो क्वांटिटी है जो पकड़ी गई है और जो निकल गई है, जो पकड़ी नहीं गई, वो इससे कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ वेपन्स दैट यू कैन फाइनली गेट और इस क्या ग्लॉक ये की बात कीमत इस वक़्त 2 जी, इस ग्लॉक की कीमत इस वक़्त 2 ढाई लाख रुपए पंजाब में चल रही है, जो ब्लैक मार्केट में चल रहा है, और जो जो कि ये वैसे टर्की की मार्केट जिगाना जिगाना पिस्टल है, ये भी आ रही है आपके पंजाब में जिगाना पिस्टल? देखिए इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो वेपन रिकवर हो रहा है पंजाब में, वो ग्लॉक हो रहा है। जिगाना एक वेपन है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा क्राइम में। उसकी रिकवरी होना एक अलग बात है। टर्किश मेड कुछ और वेपन्स हैं जिसमें सीएफ आई थिंक 98 वेपन आता है। कुछ और वेपन्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्रेज़ है कह लीजिए कि ज़्यादा ईज़ ऑफ हैंडलिंग है, वो ग्लॉक की है। और दर्रा में बिल्कुल उसी जी। लेवल के वेपन्स बन रहे हैं, जो कि क्या सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं। क्या ये बात सही है? लखड़ा साहब जरा सुनते रहिए, मैं आपके पास आऊंगा आज। जरा थोड़ी देर आप सुनते रहिए, फिर आपके पास भी आऊंगा। क्योंकि अब जखीरा खोल रहे हैं खबरों का ये रितेश जी। रितेश जी, हम लोग सुनते हैं दिल्ली में बैठ के, हम लोगों को ऐसा सुनाई पड़ता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से आईएसआई या और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं वो ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन से AK-47 नीचे गिर जाती है और फिर ये AK-47 लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग के पास आ जाती है। क्या ये बात सही है? ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं पंजाब में, ये बात सही है क्या ये जी, गलत है? जी, बिल्कुल। और ये जो ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, ये पर से हथियारों की स्मगलिंग के लिए नहीं हथियार गिराए जाते, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है नार्को टेररिज्म, जिसे हम नार्को टेररिज्म कहते हैं, बेसिकली एसेंशियली हेरोइन की स्मगलिंग की जाती है ड्रोन से और किसी भी हेरोइन की खेप के साथ वेपन्स भेजे जाते हैं और कई मर्तबा कुछ ऐसे वेपन भी होते हैं जिन पे बाकायदा ये लिखा होता है, गड़ा होता है उसमें कि ये गिफ्ट है। सो 2 ओहो। किलो, 4 किलो, 5 किलो हेरोइन के साथ वेपन, कोई ग्लॉक हो सकता है, कोई स्टार मतलब मार्क का गिफ्ट, पिस्टल हो सकता है, 34 गिफ्ट आप जी। बता रहे हैं, तोहफे? जी, जी। अरे लखेड़ा साहब, ये तो सही में रेवड़ियां ही बट रही हैं। हम लोग जी, तो सो रहे ये हैं है दिल्ली में बैठ के, डिफरेंट है। देश सो रहा है। रितेश जी, आपने तो देश की आंखें खोल दी आज कि हथियार गिर रहे हैं AK-47 और उसमें लिखा है दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी जैसे लोग मारे जा रहे हैं, या कहीं पर अतीक अहमद पर गोली चल रही, जिगाना पिस्तौल। एक चीज बताइए, चल ठीक है, ये तो मैं पूरी रात हो जाएगी रितेश भाई, पूरी रात हो जाएगी। आप बहुत बिजी आदमी हैं, विदेशी अखबारों को आप इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपका इंटरव्यू एक द गार्डियन, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार, वहां पर आपकी स्टोरी छपी थी, मैं पढ़ रहा था। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप इस गैंग को बहुत करीब से जानते हैं और मैं सलूट करता हूं कि आप आज आए हमारे साथ और हिम्मत से आपकी कलम चल रही। मुझे ये बताइए रितेश जी, सलमान खान को जो थ्रेट दिया जा रहा है या बॉलीवुड के कुछ और लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है, और मैं दोस्तों वो नाम नहीं बताऊंगा,
कि सलमान खान के अलावा और कौन कौन है, क्योंकि दहशत फैलाना इस यूट्यूब चैनल का बिल्कुल काम नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम किसी की जिंदगी, हम कहते हैं साहब वो फलाने खान है या फलाने दत्त हैं, ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए। कई लोग और टारगेट पे, जिसकी वजह से मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ गया। ये मुझे बताइए रितेश भाई, आपने इसकी फायर पावर देखी, आपने इस गैंग का नेटवर्क देखा, गैंग का फॉरेन का हैंडलर गोल्डी बरार आपके फोन पे फोन करता रहता है, आपने कई खबरें ब्रेक करी, सिद्धू मूसेवाली जैसी खबरें ब्रेक करी। ये बताइए ये थ्रेट कितनी खतरनाक है, ये लोग कितने खतरनाक है, क्या वाकई सलमान खान को थ्रेट है? आप क्या समझते हैं, आपका क्या असेसमेंट है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल है। है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इसकी लीग, जिसमें रोहित गोदारा जैसे हैंडलर हैं जो विदेश में बैठे हैं, गोल्डी बराड़ है, लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अब आपराधिक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है, तो वो भी वारदातों को करा रहा है। और इनका जो नेटवर्क बन चुका है, जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, बिकॉज दीपक जी शायद आपको नहीं पता होगा, मैं पिछले 1.25 साल कनाडा में था, और जिस दिन हरदीप निज्जर का कत्ल किया गया था उस दिन मैं वही सरी पे था। ओ माय गॉड सर, डिस्टेंस था। सलूट सर, आप तो नहीं, साई सलूट की कोई तरह बात इस नहीं, गैंग को, अरे साहब इतना बड़ा कांड हो गया निज्जर का, जिसमें तमाम रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कनाडा का प्रधानमंत्री वो तरह तरह की बातें करा, भारत कनाडा के संबंध बिगड़ रहे हैं, और आप उसी दिन वही हैं, उसी धरती पर हैं जब सिद्धू मूसेवाला है, तब आपके पास फोन आया। तो मैं तो ऐसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को सलाम करता हूं। आगे बताइए। इसमें बड़ी बात नहीं दीपक जी, कोई बड़ी बात नहीं, किसी जगह पे होना कोई कभी किसी वक्त हो सकता है, लेकिन अरे हरदीप मैं कह रहा हूं मुझे आप 3 अपने दिन को पहले बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं सर जी। करूंगा कि हरदीप सिंह निज्जर मुझे 3 दिन पहले मिले थे वहां पे। ओ माय गॉड। 3 दिन पहले मुझे मिले थे। रेड एफएम एक साउथ एशियन रेडियो स्टेशन है जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पे शो होस्ट करता था, तो उस ऑफिस के बाहर हरदीप निज्जर मेट मी 3 डेज बैक, 3 डेज बिफोर ही वाज असैसिनेटेड, और कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, और इस चीज का अंदेशा नहीं था। लेकिन जब निज्जर का मर्डर हुआ, इनफैक्ट कई महीनों तक समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो 3 या 4 महीने पहले जब शूटर्स पकड़े गए थे, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ये चीज निकल कर आ गई थी कि लॉरेंस गैंग का इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन ये जो कहानी मैंने की, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने उसको देखा नहीं, क्योंकि यूजुअली मैं पंजाबी में कहानियां बनाता हूँ या स्टोरीज करता हूँ। तो जी। विनीपेग में एक मर्डर हुआ था सितंबर अक्टूबर में, निज्जर के 3 महीने बाद, जिसमें सुखदूल विनीपेग, दुलेके को मारा विनीपेग था। कनाडा। जी, वो अल्बर्टा में पड़ता है, माफ कीजिएगा, मैनिटोबा में, मैनिटोबा का एक शहर है विनीपेग, वहां पे मर्डर किया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। और जो मेरी जानकारी थी कि उस वारदात में गोल्डी बराड़ खुद वहां पे पहुंच के उसने वो मर्डर किया। ओहो दिस ओहो थिंग वाज ओहो। रिपोर्टेड बाय मी। फाइनली जिस दिन हरदीप निज्जर के हत्यारे पकड़े गए, 3 शूटर पकड़े गए, उसके बाद एक और पकड़ा गया, उनमें से एक कॉमन शूटर था जो कि विनीपेग की वारदात में था, जिसके बाद वो कड़ी जुड़ी, और जिसके बाद निज्जर मर्डर केस में बेशक जांच एजेंसियों को इस चीज का अंदेशा पहले होगा, लेकिन आरसीएम के किसी भी जांच अधिकारी ने ये चीज कभी मीडिया में किसी से शेयर नहीं की कि कौन सा गैंग इस वारदात के पीछे हो सकता है, अगर कोई गैंग हो, ओके क्योंकि उस वक्त बात यही था कि एजेंसियों ने करवाया, कुछ हुआ। सो इस तरीके जी। की 2 घटनाएं कनाडा में हुई मर्डर की, बैक टू बैक। जून 18, 2023 हरदीप निज्जर, और सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर का आखिरी था या अक्टूबर, ओके सुखा दुलेके, ये दोनों वारदातें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी, विच मेंट कि नॉर्थ अमेरिका में 2 बड़ी क्रिमिनल एक्ट जो थे वो अंजाम दे दिए जा चुके थे। ओके। एक चीज और, एक सवाल और, मैं फिर सलमान खान पे लौटूंगा और लखेड़ा साहब के पास भी आऊंगा। आपने क्योंकि इस गैंग को उभरते हुए देखा, एक लड़का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ एक टॉप यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, मैं भी वहां गया हूं, मैं भी वहां रहा हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहां पर एक लड़का पढ़ रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है, फिर गोली चल जाती है, फिर धीरे 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 वो पंजाब पे हावी होता है, फिर नॉर्थ इंडिया कैप्चर करता है, फिर दिल्ली कैप्चर करता है, अब उसने मुंबई कैप्चर कर ली। मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि मुंबई हैज बीन कैप्चर्ड बाय लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन कुछ नहीं है इसके आगे, जो जिस तरह से सीरीज ऑफ क्राइम इस लड़के ने एग्जीक्यूट किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में जब ये उभर रहा था रितेश भाई, और बहुत ईमानदारी से आपसे जवाब चाहूंगा, आप नाम मत लीजिएगा, क्या पॉलिटिकल बैकिंग थी? पंजाब के कुछ नेता, कुछ मंत्री जो सियासत में थे, जिनके हाथ में पावर थी, क्या वो बैक कर रहे थे?
और उनकी वजह से ये ऑपरेट कर रहा था जेल से। क्या आपको लगता है? आप किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन क्या ये सच है या गलत है? ये दीपक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। ये कॉलेज के लड़के थे। संपत नेहरा जो जो बेसिकली सलमान खान को हिट करने के लिए 2019-20 में जाता है और बेंगलुरु से पकड़ा जाता है। वो डीएवी कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था लॉरेंस के साथ। गोल्डी ब्राड ऑल्सो वाज अ स्टूडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। तो ये तो स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे। इनफैक्ट पढ़ने लिखने नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े वाले लोग थे। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इनकी शुरुआत हुई, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ इनका वैसे कोई नाता नहीं था। मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन जी। वहां से अपराध बाद में अगेन आई रिपीट कि लॉरेंस का जो अपराध जगत का सफर था वो राजस्थान की जेलों से शुरू हुआ। मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहा हूं। घटनाएं हुई, वारदातें हुई, आपराधिक मुकदमे चंडीगढ़ में दर्ज हुए, पंजाब में भी हुए। लेकिन संगठित अपराध जिसे कहते हैं, जब आप जेलों से बैठकर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें एक्सटॉर्शन आ जाता है, जिसमें उग्राही करना आ जाता है, जिसमें लिकर बिजनेस और तमाम किस्म के गैर कानूनी धंधों में आप हिस्सापत्ति करने लगते हैं, ये सब कुछ राजस्थान की जेलों से शुरू हुआ। सो राजस्थान से एक इनरोड्स हुआ, हरियाणा आया, दिल्ली एनसीआर आया और फिर पंजाब आया। पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, और पंजाब के बाद घूम के अब ये महाराष्ट्र पर काबिज हो गया है गैंग। आपको नहीं लगता है कि देश के कुछ नेता, कुछ पुलिस अफसर कहीं ना कहीं उनका दया दृष्टि तो होगी, पैट्रनाइजेशन तो होगा, वरना हम देखते हैं एनकाउंटर में इतने लोग मारे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है प्रोटेक्शन है किसी लेवल पर? आप भले ही नाम ना लीजिए, आपको लगता है, आपको शक होता है? मैं खुल के बात करूंगा, उसमें मुझे किसी की चीज की वैसे झिझक नहीं होनी चाहिए, बट नहीं, सबसे ज्यादा बड़ी खुल के बात ना बोल दीजिएगा वरना चैनल बंद हो जाएगा ये। नहीं, हम खुल हमें के बोलते हैं। दोस्तों को खबर बतानी है, हमें जी, नहीं, हमें इस होता चैनल ये को है कि बंद नहीं करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक पैट्रनेज का एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज पिछले 1 साल से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल से हैं, जेल में बैठे हैं और वहां से उनकी आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट जगहों से ये फीड मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स के जरिए कनेक्टेड है फॉर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग-अलग कोनों में उसकी बात अगर वीडियो कॉल पे हो रही है, तो एक सवाल है कि हमारी जेलें और आई मीन आप जैसे आपने पहले शो की शुरुआत में किया कि जेल से बैठकर इस मयार को हासिल करना अंडरवर्ल्ड का ही मयार है। जी। आई मीन वो इनएक्सप्लिकेबल है। तो अब इस वक्त पिछले कुछ सालों से राजनीतिक संरक्षण रहा हो सकता है। उसके कारण क्या है मैं ओके, उसमें नहीं जाऊंगा, उसके पीछे कौन लोग ठीक, हैं हम ये भी नहीं जा सकते, बट संभावना है। बिल्कुल। मैं समअप करता हूँ। इन्होंने इन्होंने रितेश जी ने कहा, हालांकि बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी में प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हिंदी आपकी है। इनका ये कहना है कि राजस्थान से जब क्राइम का सफर शुरू किया या कनाडा तक पहुंचा, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। उस वक्त जो बड़े नेता थे उनका आश्रय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पिछले 3-4 साल में जैसी ताकत, जैसा खौफ लॉरेंस का बढ़ा है, रितेश भाई कह रहे हैं कि उन्हें शक होता है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज है, राजनीतिक संरक्षण है, उनका है। अब मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं, जितेश भाई। लखेड़ा साहब, आप नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिटिक्स दोनों देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, लोकसभा, और आप डोभाल साहब तो आपके इलाके के ही, उत्तराखंड के हैं आप लोग तो, और आपने कई इंटरव्यू भी डोभाल साहब के किए हैं। और अगर आप इजाजत दे तो मैं ये भी कह दूं कि भाई डोभाल साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और अजीत डोभाल पर ही सारा फोकस है। या तो चर्चा लॉरेंस की होती है या आजकल चर्चा अजीत डोभाल साहब की होती है। क्या डोभाल साहब, जिस तरह से ये कनाडा में किलिंग हुई, भाई किसी आतंकवादी देश के दुश्मन को आप मार गिराओ, सारे मुल्क करते हैं। अमेरिका ने भी उसामा बिन लादेन को मरवाया, ब्रिटेन ने भी अपने दुश्मन मारे, सऊदी अरब भी अपनी दुश्मनी निकालता है। तो कोई देश जिसको खतरा है किसी से, वो उसको छोड़ेगा तो नहीं, और भारत को क्यों छोड़ना चाहिए? लेकिन आपको लगता है कि अगर ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से हुआ होता, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको हम रॉ कहते हैं, अगर थोड़ा प्रोफेशनली, पेशेवर तरीके से इसको हैंडल किया होता, जैसे इंदिरा गांधी ने हैंडल किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश क्रिएट कर दिया साहब, सियाचिन पे युद्ध लड़ा जा रहा है, इंदिरा गांधी ने ही रॉ एस्टेब्लिश करी। क्या थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ अगर हैंडल होता तो ये इतना बड़ा, जो आज कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि साहब इसमें तो भारत सरकार के एजेंट हैं, ये सब नहीं बोलते, क्या कहीं गलती हुई है लखेड़ा साहब? क्या कोई कमी रह गई?
बिल्कुल, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि कनाडा जो है ना, भारत का दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भारत का मित्र है, फ्रेंड है, और एक बहुत बड़ा जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर इंडियन डिस्पोरा कनाडा में रहता है। वहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा सेक्शन पर हमारे जो इंडिया के लोग हैं, उनका कैप्चर है। ये मैंने खुद टोरंटो गया था मैं G20 कवर करने 2010 में, और मैं वहाँ 1 वीक रहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ गया था। मैंने देखा कि भारत की इकोनॉमी, भारत के लोगों का बहुत बड़ा रोल कनाडा में है, और कनाडा के प्रधानमंत्री भी आए थे और विदेश मंत्री भी मुझे मिले थे, भारत आए थे। तो जी मुझे लग रहा है कि जो विश्वास हमारी कम्युनिटी का वहाँ पर है, और इंडियन एम्बेसी में, जो कनाडा की जो इंडियन एम्बेसी, वहाँ तो इंडियन ही काम करते हैं, जो कैनेडियन इंडियन है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये मिसहैंडलिंग हुई है, बहुत गलत तरीके मिसहैंडल से मिसहैंडल हुआ है। एक कंट्री जो हमारी ग्रोथ में पार्टनर है, हमारे लोग वहाँ रोजगार पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने जो है ना, जो लोग हैं भारत में, उसको पंजाब के बहुत मैंने बिजनेसमैन से वहाँ पर मिला। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और डोभाल साहब को जब हमारे डिप्लोमेट वहाँ निकाले गए, 6 डिप्लोमेट, और वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला, भारत पर आरोप लगा दिया पब्लिकली, तो अजीत डोभाल साहब को खुद चैलेंज करना पड़ा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन उनको चैलेंज करना पड़ा कि आप नाम बताइए, प्रूफ दीजिए आप, कि जो हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में, या जो भी आप जी कैनेडियन सिटीजन बता रहे हैं, उसमें भारत का रोल है, उसका प्रूफ दीजिए। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हैं, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को चैलेंज करना पड़ा वहां के काउंटर पार्ट को, अपने काउंटर पार्ट को। एक बात तो ये, मतलब दूसरी आप बात ये है मानते कि हैं कि देखिए गलती हुई, जी, कुछ कमियां रह गई, अनप्रोफेशनल था। गलती हुई। देखिए, जो गलती हुई तो एक वजह से नहीं होती है, गलतियों का अंबार लगा है ये। जब से नजर की हत्या हुई है, उसके पहले टेंशन चल रही थी, पहले भी बातचीत हुई कि भाई जो टेररिस्ट है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो उनको पनाह वहां की गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीजन की वजह से जी दे रही है। ये भारत सरकार का एक सिंपल आरोप था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि निज्जर की हत्या के बाद जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनसे जो हमारी डिप्लोमेसी पर फर्क पड़ गया। निकाले जा रहे हैं एक दूसरे के हाई कमीशन, जी उनके राजदूत को हमने निकाल दिया, उन्होंने हमारे राजदूत संजय वर्मा को निकाल राजदूत दिया। तो ये जो जी राजदूत को निकाल दिया, तो मेरा ये कहना है कि ये, मुझे लग रहा है कि ये मिसहैंडल हुआ है। और देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है और इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने कई साल कवर किया, डिफेंस भी कवर जी किया, मैं ये मान रहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी और ये जो हमारी जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कहेंगे हम लोग, हमारे जी जो बॉर्डर्स के पार की जो घटना है, ये सीधे सीधे तौर पर इसने हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से कर रहे हैं भारत में, ये किसकी जिम्मेदारी? मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, आप कांग्रेस को तो नहीं पूछेंगे, अकाली दल को तो नहीं पूछेंगे, भाई जो सरकार है, भारत सरकार है, जो जेलों को कंट्रोल कर रही है, जो जो साबरमती, जी कोई कोई राज्य कोई सरकार कनाडा वहां की में, जो है ऑस्ट्रेलिया जी में तो नहीं है, साबरमती गुजरात में है। गुजरात में हमारे जो सरकार है वहां, विश्वगुरु है राज्य मोदी सरकार जी, जी वहां 12 साल रहे, और 12 साल और हो गए उनको, 11-12 साल वो दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं राजस्थान को, गुजरात को। तो गुजरात में जो कुछ हो रहा है, साबरमती जेल के अंदर एक टेररिस्ट आतंकवादी इतना एक्टिव क्यों है? ये मुझे लग जी रहा है कि जी सरकार का फेलियर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर कहूंगा मैं इसको। और ये जी इलेक्शन से पहले, जी महाराष्ट्र इलेक्शन से जी पहले जो इस तरह की जो वारदात हुई है, मुझे लग रहा है कि इसके लिए सरकार को इन शंकाओं का जवाब देना चाहिए, और देना इन चाहिए शंकाओं को जी खत्म करना चाहिए, क्योंकि जी जी पब्लिक लीडर्स के जो डेथ हो रही है, ठीक वो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट ओके है, ओके ऐसा मैं ओके मानता ओके हूँ जी। गॉट इट। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, जिस तरह से कनाडा में टेररिस्ट को मारा गया, या जिस तरह से अटैक किया गया, यूएस में एक प्लॉट किया गया, इस पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होना था। आईबी की तरह काम करे, रॉ की तरह काम करे, जेम्स बॉन्ड की तरह काम करे। कम से कम लड़कों पर इतना भरोसा ना करे जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सरकारी वहां पर जासूस जाके काम करे तो ज्यादा प्रोफेशनली होगा। खैर, ये बात की बात हम करते हैं। मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ रितेश। अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, सलमान खान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनकी फैन फॉलोइंग है। चाहे सलमान खान हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे और भी एक्टर्स हो, अजय देवगन हो या अक्षय कुमार हो। बॉलीवुड एक हमारी सॉफ्ट पावर है हमारे देश की, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी फैन फॉलोइंग है।
सलमान खान को आपने कहा कि खतरा रियल है, ये आपने कहा, और मैं आपकी बात को इसलिए सीरियसली ले रहा हूं क्योंकि आप उस गैंग को कवर कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज को आप वॉच कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसमें वे आउट क्या है? कैसे समझौता हो सकता है? भाई हम तो चाहते कोई गोल्डी बरार को मनाए, कोई बिश्नोई से कहे कि नहीं भाई सलमान एक नेशनल एसेट। इसमें कंप्रोमाइज कैसे होगा? क्या सलमान खान माफी मांग ले क्योंकि उनके जो पिता हैं वो कहते भाई मेरा बेटा तो उस कार में ही नहीं बैठा था, जीप में ही नहीं बैठा था, जहां से गोली चली और ब्लैक बक मर गया, वो तो था ही नहीं सीन ऑफ क्राइम पे। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया? कुछ नहीं। तो कहने मैं तो था भी नहीं जब ये हुआ है, तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था, और वो उससे झूठ नहीं मिलेगा। तो मतलब सलीम खान साहब नहीं मान रहे, उनका ये कहना है कि सलमान था ही नहीं, बेकसूर है, जबरदस्ती फंसा दिया। तो अगर जबरदस्ती फंसा दिया तो भाई माफी कैसे मानेंगे? सोमा अली जो है एक्ट्रेस, वो कह रही है चलिए भाई मैं जाके माफी मांग लेती हूँ, किसी तरह से झंझट खत्म, मैं उस मंदिर में चली जाऊंगी, मैं दान पुण्य भी करूंगी, मैं पूजा भी करूंगी, माफी भी मांगूंगी। इसमें वे आउट क्या है? आप इतने बरसों से, यू आर अ वेरी मैच्योर्ड जर्नलिस्ट, क्या हो सकता है? क्योंकि आप गैंग को वॉच कर रहे हो, उसकी फायर पावर देख रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है रितेश भाई कि सांप भी ना मरे, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? सोमी अली क्या कह रही हैं या सलमान कैसे सोचते हैं ये मैटर नहीं करता, और माफी मांगना हल कहां से हो गया? अगर सलमान माफी मांग लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, माफी मांग लें। अगर उन्होंने गलती की है तो माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहता साहब अगर गलती हुई है तो माफी बिना धमकी के मांग लेनी चाहिए, बॉटम लाइन ये है। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि कोई बंदूक की नोक पर आपसे इस मुल्क में माफी मंगा ले, तो फिर यहाँ की सरकारें और यहाँ का तंत्र, यहाँ के सिस्टम की जरूरत क्या रह जाती है? फिर तो सीधा जेल से बैठा गैंगस्टर और बाहर आप बैठे हैं, प्रजा तो फिर आप हो गए और राजा वो हो गए, तो फिर इस देश का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। अगर बात किसी को झुकाने तक आती है, हाँ उसकी गलती है, वो चीज को रियलाइज करे, माफी मांग ले, वो एक अलग विषय है। लेकिन डर की वजह से माफी मांगना है, क्रिमिनल बंदूक की नोक पे नहीं, कोई बंदूक लगा दे हमारे तब माफी नहीं, ये आप कह रहे हैं? कोई गैंगस्टर? मैं मानता हूं, क्योंकि फिर देखो सलमान खान डर के अपनी जान के कारण माफी मांग भी ले, लेकिन उसमें हमारा सिस्टम क्या बचता है साहब? इस मुल्क की जो अपनी प्रभुसत्ता है, एंड द पावर ऑफ द स्टेट, द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट स्टैंड्स कॉम्प्रोमाइज, इट स्टैंड्स टोटली ह्यूमिलेटेड। पर बचा क्या देश के लिए? सलमान का तो काम चल जाएगा, लेकिन इस देश का काम बिगड़ जाएगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर माफी मांगने में कोई हर्ज वैसे नहीं है, पर मुझे उन फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है, इनके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ गया मैं। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर कह रहा है कि माफी मांगो तो तुम्हारी जान के पीछे लगना छोड़ दूंगा, तो आप कह रहे हैं अगर सलमान माफी मांग भी लेते हैं तो ये एक ब्लैकमेल सिचुएशन होगी कि आपने अंडर द थ्रेट, आपने बंदूक की नोक पे माफी मांग ली, तो फिर देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो फिर क्या कर रही है? देश की सरकार फिर हम किस लिए चुन रहे हैं? ये आप एक बड़ा सवाल कर रहे हैं। फिर तो कल कोई भी कह देगा, दाऊद इब्राहिम ही कह देगा लखेड़ा साहब से कि माफी मांगो लखेड़ा साहब, वरना बंदूक है आके। तो ये चीज नहीं हो सकती। लखेड़ा साहब आपको कोई सोल्यूशन लग रहा है? भाई मनमोहन सिंह के साथ आप जो है प्रधानमंत्री के साथ आप कनाडा जा रहे हो, आप कनाडा के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, आप कनाडा के विदेश मंत्री से मिल रहे हो, आप पिछले 32 सालों से लोकसभा कवर कर रहे हो, आप डोभाल साहब के साथ बैठ के चाय पीते हो, तो भैया आपसे तो मैं पूछूंगा लखेड़ा साहब बताओ फिर, इतना तजुर्बा अगर है 35 साल का, तो 35 साल का तजुर्बा लखेड़ा साहब क्या कह रहा है? इसमें सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन ये देखिए ऐसा है कि पहले तो ये जो गैंग वार हो रहा है, इसको ये जो गैंग जो है हमारी जेलों में इस जमाने में, जबकि हम इतने एडवांस, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है, दावा किया जाता है कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है। सवाल ये कि गैंग जो मर्डर कर रहा है जेलों से, और उसके पास वो वीडियो कॉल कर रहा है, निर्देश दे रहा है, उसके लोग कह रहे हैं, उसके गैंग के लोग कह रहे हैं कि साहब सैकड़ों लोग हैं हमारे मेंबर, शूटर्स हैं हमारे पास। सवाल ये कि जो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ये पैरेलल गवर्नमेंट जो है चल रही है, पैरेलल सिस्टम चल रहा है, ये तो हमारी स्टेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आज देखिए सरकारें तो आती जाती रहेंगी, आज से 10 साल बाद ये जो गवर्नमेंट में लोग हैं इनका नामो निशान नहीं होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जो पावर में, चाहे वो नरसिम्हा राव के टाइम पर रहे हो, चाहे राजीव गांधी के टाइम पर प्रधानमंत्री रहे हो, मैं लगातार ये बोलता रहता हूं कि 5-7 साल 10 साल का पीरियड होता है, उसके बाद पता नहीं चलता। तो आज जो है आप, सवाल यह है कि अगर इस पर आप सरकार जो है आंख मूंद के बैठी रहेगी इन वारदातों पर, इन गैंग वार पर, इन शूटर्स पर,
इन किलिंग्स जी। पर, जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, सोशल किलिंग्स हो रही है, मूसेवाला की हत्या हुई है, क्या क्या मिला इस देश? मूसेवाला तो एक पब्लिक फिगर था ना, वो जी। गाता था, और उसको आप क्यों मर्डर कर रहे हैं? क्या किया उसने? वो कोई गैंग चलाता? तो इस तरह की जो चीजें, मुझे लग रहा है जी। कि स्टेट जो है, जो सरकार है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो सरकार अगर समझ अपनी गया। जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं निभाती, तो वो सरकार का समझ गया। फेल्योर है। बहुत, चाहे वो समझ गया। एनएसए हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारी डिप्लोमेसी जी। हो, चाहे जी, जी। हमारा आप इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो। जी, उसका बिल्कुल, बिल्कुल फेलियर है ये। आपने कहा कि सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, सलीम जावेद वाले सलीम खान, उनके उनकी सफाई देने से, या बिश्नोई का कोई गैंग कह रहा है कि साहब माफ़ी माँग लें। आज मैं सुन रहा था मथुरा का एक गैंगस्टर कह रहा है, जो शूटर है पकड़ा गया, वो कह रहा है कि भाई, पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये सलमान खान कैसे बच सकते हैं? बोले साहब माफ़ी माँग लें तो अच्छा होगा। अब बताइए, अब एक शूटर कह रहा है कि माफ़ी माँग लो। तो लखेड़ा साहब का ये कहना है कि भाई माफ़ी माँग लें या बंदूक की नोक पे हो जाए, तो कम से 3 कम फिर सेकंड। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें क्या कर रही है? ये कहना चाह रहे हैं लखेड़ा साहब कि भाई सरकार फिर नहीं नहीं, किस इसमें लिए है? 2 सेकंड, 1 सेकंड जोड़ रहा हूं, 1 सेकंड के लिए, कि सवाल ये है कि जो गैंगस्टर है, जिसको पकड़ा गया है शूटर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में, कबाड़ी वाला है वो, उसको इंटरव्यू क्यों करवा रही है? मीडिया से इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं क्रिमिनल्स के? वो तो ओके, आपके लीकेज, आपके सिस्टम का फेलियर है। लीकेज कर रहा है वो चलिए, इन्फॉर्मेशन। आपको ये भी तो सलाह दें कि उनकी भाई, जांच करनी चाहिए। जी। कि शूटर को इस तरह की बातें क्यों कैमरे पे कराई जा रही हैं, इस पर भी लखेड़ा साहब का ऐतराज है। और सरकार ये नाटक नहीं देख सकती, ये पूरा खेल नहीं देख सकती। और दिस इज अ वेरी सीरियस अफेयर। माफ कीजिएगा, नाटक शब्द निकल गया। नाटक नहीं, बहुत गंभीर मामला है कि सलीम खान को सफाई देनी पड़ रही है। सोमी अली कह रही है कि भाई मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं मंदिर पे चली जाती हूँ, मैं दान पुण्य कर देती हूँ। इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? संजय दत्त क्यों परेशान है? शाहरुख खान को लेकर 10 तरह की बातें हो रही हैं, वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे। ये सारा एक बॉलीवुड हमारी इतनी बड़ी ताकत रहा है, बॉलीवुड पर हमें नाज रहा है। उसने लता मंगेशकर दिया, दिलीप कुमार दिया, अमिताभ बच्चन दिया, उसने फिल्में दी, मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, पूरा दुनिया ने देखा। आज भी राज कपूर के गाने किस देश में नहीं गाए जाते? चाइना में भी इतने पॉपुलर हैं। और उस बॉलीवुड को एक लड़का कब्जा कर रहा है और सब चुप हैं, सब खामोश हैं। लखेड़ा साहब कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट स्पीक, उनको बोलना चाहिए। और रितेश भाई, आज आपने जिस तरह से चीजों को रखा है, सारे पर्दे आपने खींच लिए। मुझे लगता है कि कई मेरे पास अभी मैसेजेस आएंगे कि रितेश जी से ये पूछना चाहिए था कि भाई गैंग किस तरह से रिक्रूट करता है, किस तरह से कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलता है। बहुत से ऐसे सवाल मेरे जहन में जो आपसे पूछने हैं। मैं फिर कभी आपको बुलाऊंगा, क्योंकि समय हो रहा है और मुझे वक्त का पता ही नहीं लगा, अंदाजा ही नहीं लगा कि कैसे इतना समय गुजर गया। फिर आपको बुलाऊंगा, फिर बहुत सी बातें हैं, बिश्नोई के बारे में बातें, उसके गैंग के बारे में बातें, उत्तर प्रदेश में कैसे नेटवर्क हो गया, हरियाणा में नेटवर्क कैसे हो गया, महाराष्ट्र पर कैसे ये आदमी काबिज हो गया, एक फोन पे क्या 100 करोड़ भी उगलवा सकता है बंबई के बिल्डर से। ऐसे बहुत से सवाल हैं। असलहे तो आपने बता दिए, बहुत से सवाल अधूरे रह गए दोस्तों। और आज इस पर विराम इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि समय जो है वो कहीं ना कहीं निरंकुश है, बेरहम है। ऐसे ही बेरहम है जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बंदूक, वैसी समय। रितेश भाई आप जुड़े, थैंक यू सो मच, आई सैल्यूट यू, आपकी ब्रेवरी को, आपके करेज को। और मुल्क में इस तरह के रिपोर्टर हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा, फक्र हुआ आप पर। और लखेड़ा साहब, आपके तो भाई तजुर्बे की तो मतलब मैं कह रहा हूँ कोई इंतहा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कनाडा, तो आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह के साथ हम तो गए थे, प्रधानमंत्री के साथ गए। मैं ये पूछ रहा था क्या कनाडा गए लखेड़ा साहब? आपने कहा गया था मैं मनमोहन सिंह के साथ। प्रधानमंत्री को जानते हैं साहब, प्रधानमंत्री से बातचीत की आपने। डोवाल साहब के बारे में आपने सुना, आपने कहा नहीं कई बार चाय पी है। तो इतना आपका नेटवर्क बड़ा है लखेड़ा साहब कि हर बार मैं आपके सामने बौना हो जाता हूं। सैल्यूट टू यू लखेड़ा साहब, सैल्यूट टू यू रितेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।